हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हमारा जो कंटेंट रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 के आगे के पोर्शन को हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम अभी तक क्या कर चुके हैं, अभी तक हम नीड देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्यों लेकर आया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है ये हमने पढ़ा था। कौन करता है वो इशू करता है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे इस वाले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुल मिलाकर हमारी बुक में कुछ 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। अब वो सारे के सारे हमें पूरे के पूरे हमें आज कुछ अब आगे के 2 लेक्चर्स में, ये 2 लेक्चर्स में होंगे भाई। आज का एक लेक्चर और कल का एक लेक्चर, एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 2 लेक्चर्स में पूरा पूरा चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आपके इस चैप्टर में, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे। जैसे IFRS के बारे में दे रखा है, IFRS के बारे में दे रखा है, और गैप के बारे में दे रखा है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। बस एक फुल फॉर्म याद रखनी है आपको IFRS की। IFRS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बस एक डेफिनेशन याद रखनी है, दैट्स इट। और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। सही है, तो भाई चलिए, हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ ली थी, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग अजम्पशंस कहाँ थी? सबसे पहली अजम्पशन थी हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमसे क्या कहती थी सर? गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमसे कहती थी कि हमारा जो बिजनेस है वो फोरसीएबल फ्यूचर के लिए, यानी कि अनंत काल तक, अनंत पीरियड तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। मतलब कि हमारा बिजनेस कभी भी हम जब अकाउंट्स बना रहे होंगे तो हमारी कभी भी ये सोच नहीं होगी कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, या उसका उसका उसके जो ऑपरेशन है वो कम होने वाले हैं, या हमारा बिजनेस कम होने वाला है। समझ आ रही बात? हमारा इंटेंशन हमेशा से हमेशा यही रहेगा जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो एक अनंत टाइम तक, एक फोरसीएबल फ्यूचर तक चलता जाएगा। देयर विल बी नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। सही है, ये वाली लाइन हमने मार्क भी करी थी, देखी भी थी। देन उसके बाद सेकेंड अजम्पशन थी हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या थी सर? कंसिस्टेंसी अजम्पशन थी कि भाई कोई भी प्रैक्टिस, अगर हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक बार हमने अडॉप्ट कर ली और अप्लाई कर दी, तो उसी को सेम को ही हमें हर साल उसको लगाना पड़ेगा अकाउंट्स बनाते समय। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, SLM एंड WDV। भाई तो अगर हमने SLM फॉलो करा है तो हम हर साल SLM ही फॉलो करेंगे। अगर हम एक साल WDV फॉलो कर रहे हैं तो हर साल हम WDV ही फॉलो करेंगे, बार बार चेंज नहीं करना, बार बार खेल नहीं खेलना। सही है, यस। उसके अलावा एक और चीज देखी थी भाई हमने, उसके अलावा देखी थी भाई अकाउंट क्या कंसिस्टेंसी अजम्पशन की वजह से क्या हम ये रिजिडिटी हो जाती है, क्या हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बाध्य कर देते हैं इस चीज के लिए कि हम चेंज नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। अगर अगर वो 3 लोग मान जाए, तो हम अपनी अकाउंटिंग अजम्पशन को, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। पहला इंसान लॉ, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तीसरा अगर चेंज की वजह से हमारी मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन निकल कर आती है तो। ठीक है, तो ये 3 लोग, अगर लॉ, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और तीसरा अगर मोर या फिर मोर मीनिंगफुल या फिर बेटर पोजिशन, बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बेटर पिक्चर निकल कर आती है, तो वो इन तीनों की मदद से, इन तीनों में से कोई एक भी मान जाए तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। यस सर। अब लास्ट वाली थी हमारी अक्रूवल एजम्पशन। अक्रूवल एजम्पशन कहती थी कि हमें पैसा आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमने ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए हैं तो उसको हम उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश एक्सचेंज और नॉट। एक्सचेंज मतलब अगर हमने या तो पे करना होगा या फिर हमने रिसीव करना होगा, तो जरूरी नहीं है कैश पे कर दिया हो या रिसीव हो गया हो, इट इज इररेलेवेंट। हमें अगर ट्रांजेक्शन अगर हो गई, हम ट्रांजेक्शन में अगर एंटर कर गए हैं, तो हम एक्रूवल एजम्पशन के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस और नो? यस। अब आगे की बातें, आगे क्या है? एक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे पहला तो बेहद इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है सर कि भाई हमारे जो अकाउंट, ये जो प्रिंसिपल ये हमसे कहता है कि हमारा जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों एक अलग अलग पर्सन है, वो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है, वो दोनों अलग अलग पर्सन है, इंडिविजुअल्स नहीं कहेंगे, दोनों अलग अलग पर्सन है। सही। अब इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर एक अलग पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। सही है। इसका मतलब सर, इसका मतलब
कि भाई जो भी हमारे अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे, नॉट ऑफ ओनर, नॉट ऑफ ओनर। पॉइंट ऑफ व्यू किसका मायने रखता है, बिजनेस का, ओनर का मायने नहीं रखता। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया था कैपिटल और ड्राइंग का। कैपिटल ड्राइंग का मतलब क्या था कि भाई जो ओनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से, वैसे तो एक ही चीज है, वो दोनों सेपरेट सेपरेट थोड़ा ना, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में, अकाउंटिंग जो हमसे कहता है वो क्या कहता है कि भाई ये जो दो लोग हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी एंड ओनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आ रही बात? यस सर। उसके आगे हमने पढ़ा था, उसके आगे पहले एक बार रीडिंग कर लेते, फिर इसके बाद एक और चीज बताऊंगा कैपिटल के बारे में। Entries are recorded in the books of account from the point of view of business. From the point of view of business, according to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. See, business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of owner. Correct? Yes, sir. Owners being regarded as separate from business are considered as creditors of the business to the extent of their capital. अब ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा था, ये वाली लाइन हमें पढ़नी है अभी। सर अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई ओनर जो है, ओनर जो है वो क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस के लिए, वो ओनर माना जाता है क्रेडिटर बिजनेस के लिए। इसका मतलब मान लीजिए आप ओनर है, मैं बिजनेस हूं, आप ओनर है, मैं बिजनेस हूं, तो आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में उसको क्या कहते हैं, वैसे तो कैपिटल कहते हैं। अब बिजनेस के लिए वो पैसा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। उसके लिए वो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या होता है, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया, मेरे में जो पैसा लगाया, बिजनेस में जो पैसा लगाया, वो मेरे लिए यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, ऐसा पैसा जो कि वापस करना है, ऐसा पैसा जो कि वापस करना है। तो आप मेरे लिए कौन बन जाओगे, क्रेडिटर, और वो पैसा जो मेरे पास रखा हुआ है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। दैट इज वाई कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी। सही है। और जब हम लाइबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने एक लाइन छुड़वाई थी आपको, जाके अगर आप देखेंगे वहां पे तो आपको पता चलेगा, वहां पे लाइन छुड़वाई थी मैंने, एक छोटा सा पैराग्राफ छुड़वा दिया था। इनफैक्ट उस पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई थी, क्या कि कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी, इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, या फिर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस टूवर्ड्स ओनर। और इसी वजह से कैपिटल को हमने दो हिस्सों, सॉरी लाइबिलिटीज को हमने दो हिस्सों में बांटा। लाइबिलिटीज होते हैं एक तो इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी बोले तो इंटरनल लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो कि ओनर को पैसा पे करना है, ऐसी लाइबिलिटी जो कि ओनर को पैसा पे करना है, दैट इज कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी में अभी आपके लिए क्या चीजें आएंगी, बस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी। और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी में सारी की सारी अदर लाइबिलिटीज, सही है। यस। तो फिर से एक बार, ओनर जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग लोग हैं, और बिजनेस अलग और ओनर अलग। सही है। और जो भी ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, वो कैसा पैसा माना जाएगा, वो माना जाएगा लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी टूवर्ड्स ओनर। सही है कि भाई मेरे लिए वो पैसा, आपने जो पैसा मेरे में लगाया, वो मेरे लिए वो पैसा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सही है, क्योंकि मुझे वो पैसा आपको वापस करना है, आप मेरे लिए क्या बन जाते हो, क्रेडिटर। सही है। यस। अब आगे की बात, their account with the business is credited with the capital introduced and profit earned during the year etc. एंड बाकी ये जो आगे की लाइन है ये अकाउंटिंग यूशन में आपको समझ आ जाएगी, अकाउंटिंग यूशन में समझ नहीं आएगी तो आगे जाके और जर्नल में समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, when the proprietor introduces capital, cash account और बैंक अकाउंट is debited and capital account is credited। ये जर्नल का पार्ट है सारा, वैसे तो अभी आप पढ़ लीजिए, बस एक बार रीडिंग लेने के लिए ले लीजिए। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। सही है कि भाई जो भी लाइबिलिटी है, जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी साइड में आती है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स प्रोपराइटर। सही है। yes. Business entity principle is applicable to all form of businesses whether they are sole proprietor, पार्टनरशिप और कंपनीज। कि भाई बिजनेस चाहे किसी भी टाइप का, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, कि बिजनेसेस कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, अकाउंट जहां पर भी लग रही है तो ये कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स और असम्पशंस हर जगह लगेंगी। सिंपल। सही है। यस।
तो लास्ट बार एक बार रिवाइज कर लो भाई मेरे साथ, एक बार इधर देखो। तो भाई लास्ट बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या। जो हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो हमसे क्या कहता है कि बिजनेस अलग, ओनर अलग। जो भी ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, जो भी ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। सही है, यस सर, बस इतनी सी बात। और लास्ट जो हमारे अकाउंट्स है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, वो हमारे अकाउंट्स बनेंगे हमेशा 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 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट दैट ऑफ ओनर। सही है, यस। अब नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये वाला तो इतना 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 बेकार, इतना आसान सा प्रिंसिपल है, तो बहुत आसान सा। चलिए देखेंगे, एक बार में निपटा देते हैं। आपने आपने जब मेरे साथ पढ़ा था आपने जब मेरे साथ पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे, टोटल 7 स्टेप्स थे हमारे पास। पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग, पांचवा समराइजिंग, छठा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट था हमारा कम्युनिकेशन। सही है, यस सर। तो उस टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो वाला सेकंड वाला मेजरमेंट वाला, कौन से वाला, मेजरमेंट वाला। तो मेजरमेंट वाले पे हमने देखा था कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ मनी हो। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती या फिर एक्सप्रेसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते थे, नहीं। बस यही प्रिंसिपल हमें भी यही कहता है, क्या, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। बस इतनी सी बात है। डिफरेंटली मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस। बस खत्म। ये आप पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये आपके लायक चीज नहीं है, आपके लिए, आप इसके लिए अभी बहुत छोटे हो। सही है, इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर इट हाउसोएवर इंपॉर्टेंट दे मे बी टू द एंटरप्राइज। तो भाई वो भले कितनी ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए। अब मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस एम्प्लॉइज हमारे कैसे हैं, और क्या कहते हैं हमारा जो बिजनेस में वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, ये सारी चीजें बेहद 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 इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, बिजनेस को जानने के लिए। लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि क्योंकि वो एक्सप्रेसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। वो कैसी नेचर की है, क्वालिटेटिव नेचर की है। सही है, यहाँ पे भी लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज आर इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है, यस। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि भाई कोई भी एक बिजनेस है, कि भाई कोई भी एक बिजनेस है, अब वो बिजनेस जो है, वो हमारा जो वो बिजनेस है, वो कभी ना कभी तो जाके बंद होगा, कभी ना कभी तो जाके खत्म होगा, कभी तो होगा ही, है ना। अब अब ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक टाइम के बाद, वो जब बिजनेस हमारा पूरा पूरा बंद हो रहा है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम एक साथ कर दें। मान लीजिए कोई एक बिजनेस है वो 40 साल चला, कितने, 40 साल चला। अब वो 40 साल की अकाउंटिंग क्या एक बार में हम कर देंगे, कर सकते हैं। पहली बात तो एक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक साथ सारी की सारी अकाउंटिंग कर देंगे 40 सालों की, है ना, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन ही याद नहीं रहेंगी, है ना। क्योंकि हम अकाउंट्स तो बना ही नहीं रहे, तो हम जर्नल भी नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं 40 सालों बाद, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चलो एक बार को मैं मान भी लूं, कि भाई मैंने 40 साल बाद सारी की सारी अकाउंटिंग, पूरी की पूरी अकाउंटिंग कर ली, ठीक है ना, पूरे 40 साल की अकाउंटिंग एक बार में कर ली, ये देखने के लिए कि क्या मुझे प्रॉफिट हुआ इन 40 सालों में या नहीं, ठीक है ना, ये मैंने देख लिया। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, सही मतलब सर, सही मतलब ये कि क्या हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब ये सारे कामों, तो इसीलिए ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है भाई, कि हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है, वो पूरी पूरी लाइफ है, वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। और वो पीरियड जनरली कितने महीनों का होता है, 12 महीनों का होता है, ठीक है। और वो 12 महीने का पीरियड को हम और क्या कह देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। क्यों, उतने पीरियड में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उतने पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। सही है, यस सर। अब अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीनों का होता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जनरली 12 महीनों का होता है। वैसे वो ज्यादा का भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, इवन
ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस की वो कितने कितने टाइम की एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितने टाइम की एक साथ अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जनरली जो बनाया जाता है वो 12 महीनों का बनाया जाता है, यानी कि 1 साल का। सही है ये सर। अब ये सब क्यों करने की जरूरत है, हमें हर साल अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्यों है, वही अपने ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, और ताकि हमारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइम टू टाइम, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, खासकर मैनेजमेंट, खासकर इन्वेस्टर्स, खासकर बैंक्स। सही है ना, कि भाई क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं, क्या ओनर ने जो पैसा लगा रखा है उसके बदले उसको रिटर्न मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे सही से, क्या इन्वेस्टर को पैसा और लगाना चाहिए या पैसा अपना निकाल लेना चाहिए, क्या बैंक ने जो अपना पैसा डाल रखा है वो पैसा बैंक में सेफ है भी, वो उसने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में वो पैसा सेफ है भी या नहीं लोन के तौर पे। सही है ना, कि वो उनको वो पैसा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बिजनेस कहीं डूबने तो नहीं वाला। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, अकाउंटिंग करेंगे जब तभी तो मिलेगी। लेकिन अगर हम ये करें कि भाई पूरे साल पूरे लाइफ बिजनेस की लाइफ के अकाउंटिंग हम एक बार में कर रहे हैं 40 साल के बाद, ठीक है ना, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी यूजर्स को, नहीं मिल पाएगी सर। अब नहीं मिल पाएगी तो क्या वो अपने डिसीजन लेंगे, नहीं लेंगे। अब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, भाई हमें नुकसान होगा अल्टीमेटली। अब नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये नुकसान ना हो या फिर यूजर्स को ये इतनी तकलीफें ना हो, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये इसीलिए ये प्रिंसिपल लेकर आया गया कि भाई ताकि सभी लोग जनरली छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी अकाउंटिंग करें। और जो वो एक छोटा टुकड़ा कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, दैट इज 12 महीनों का होता है। सही है, यस सर। तो यहां पर लिखा हुआ भी है सर, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू पीरियड ऑफ 12 months known as accounting periods। सही है, यस सर। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन। भी सर ये ब्रोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन का ध्यान रखिएगा। ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activities for a foreseeable future. Users of financial statements, especially the management and banks, require the information from the accounts at regular intervals so that क्या decisions can be taken at the appropriate time। अब भाई आप कह रहे हो कि हम तो पूरे लाइफ के बाद बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे, है ना। अब बिजनेस के अकाउंट्स हमने पूरे 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद या फिर जब भी बिजनेस खत्म हुआ तब बनाए, तो क्या उस टाइम पे मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे को मैनेजमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी नहीं, या फिर हम मैनेजमेंट को या अपने यूजर्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्या उनके लिए वो रेलिवेंट रहेगी, नहीं सर, रेलिवेंट भी नहीं रहेगी। तो यहीं से आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ रहे होंगे आपको कि हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे 4, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम पे उनको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो क्या उनके लिए वो रेलेवेंट रहेगी सर, नहीं रेलेवेंट नहीं रहेगी। अब रेलेवेंट नहीं रहेगी तो वो अपने डिसीजन भी सही टाइम पे नहीं ले पाएंगे और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से कहा गया कि रेगुलर इंटरवल्स पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके एट अप्रोप्रिएट टाइम। सही है, यस। Management requires information at regular intervals to assess the performance. Funds requirement. Banks requires accounting information periodically because they have invested money and have to ensure its safety and returns. Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise, है ना, कि भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि भाई कितना इसका टैक्स बनता है, इस बिजनेस का टैक्स कितना बनता है, क्या वो टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अब इसके लिए भी क्या चाहिए, उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, हम बनाएंगे ही नहीं, तो क्या ये सारे काम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे सर। बस इसीलिए बोला गया कि भाई हमने क्या करा, इन द व्यू ऑफ द अबव the life of the enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as accounting period। correct है, yes। an accounting period is the interval of time at the end of which income statement, that is profit and loss account or statement of profit and loss in case of companies, and balance sheet are prepared to know the results or and resources of the business। correct है, yes। बेसिकली इन्होंने बोला कि भाई इसी कारण से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल सके। करेक्ट, ये हमारे लिए ये हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कि नहीं होते, बस वही वाली बात है। सही है, यस सर।
तो भाई आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर, और आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है वो आप जरूर से जरूर एक बार अपनी बुक से रीडिंग करिएगा, और इसके आगे की अब जो चर्चा होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। करेक्ट है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू, बाय बाय।